हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछता है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशाक्रम के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के अध्ययन के वंशाक्रम से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस पे आपका 4 ऑब्जेक्टिव, एक कोशिका विभाजन, एक आनुवंशिकी है, दूसरा आपका क्या है क्रमिक विभाजन है, और तीसरा क्या है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आनुवंशिकी, क्योंकि जो आनुवंशिकी होती है, ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के, ठीक है, जो गुणों के वंशाक्रम के अध्ययन से संबंधित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, ना कि कोशिका विभाजन या क्रमिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, देखो दूसरा क्या है कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। अब श्वसन क्या होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, देखो जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए क्या जरूरत होती है, सांस लेने, यानी कि श्वास की जरूरत होती है, किसके, रेस्पिरेशन की। ठीक है, यानी कि जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो क्यों जीवित है, क्योंकि उसके अंदर जो सांस आ रही है और क्या हो रही है, जा रही है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी कि ऑक्सीजन, N2 यानी कि, और एक क्या है आपका SO2। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्या है आपका, तीसरा आप क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। हम जानते हैं ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है आपका, C6H12 और O6। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं, 6। ठीक है, ऑप्शन भी आपका क्या है, 6 होते हैं, ठीक है, या सॉरी 4 होते हैं, या 6 होते हैं, या 8 होते हैं, या 12 होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 6। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो ग्लूकोज से क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, उसमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 6। क्लियर। देखो अब अगला आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल में नर प्रजनन अंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल में नर प्रजनन अंग है। देखो जो प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, प्रजनन अंग होते हैं, नर में अलग होते हैं और मादा में क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, नर में क्या होते हैं, अलग होते हैं, और मादा में क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखो जैसे क्या होती है, पुष्प की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है, एक पुष्प की क्या होती है, संरचना होती है। तो इस वाले पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ओवरी होता है।
इसको यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, ये पार्ट हमारा क्या होता है, वर्तिका होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्तिका होता है। और इस वाली, इस बीच वाली जो स्टाइल्स यानी कि थोड़ी सी स्टाइलिश होती है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, यानी कि क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये वाला आपका क्या हो गया, अंडाशय हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। तो देखो इसमें आपको दो नर प्रजनन अंग दिख रहे हैं। एक आपका क्या होता है, जहां वर्तिका होती है, वर्तिका पे क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें फूल में क्या होते हैं, परागकोश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परागकोश होते हैं। तो यह परागकोश क्या होते हैं, यानी कि सॉरी क्या होते हैं, इसको पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, पुंकेसर। ये आपका क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, तो देखो एक पुष्प की संरचना है, पुष्प में आपको दो प्रजनन अंग दिख रहे हैं। एक क्या होता है, नर का प्रजनन अंग क्या होता है, जिसको एक ये हो गया, और एक इसको जो ओवरी होती है यानी कि जो अंडाशय होती है, वह क्या कहलाता है, मादा का प्रजनन अंग कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, पुंकेसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, पुंकेसर होगा, क्योंकि पुंकेसर में क्या होते हैं, परागकोश होते हैं। ठीक है, पुंकेसर में क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, और परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। वही परागकण क्या होता है कि जब परागकण का क्या होता है, स्फुटन होता है, तो स्फुटन के दौरान यहाँ से क्या होता है, जो परागकण निकलता है, जो पराग नलिका बनाती है, और यहाँ पे क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्या होती हैं, अंड कोशिकाएं और एक ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पे जब परागकण के क्या होता है, अंकुरण होता है, तो परागकण के अंकुरण के टाइम क्या होता है कि पराग नलिका बनती है, और वह पराग नलिका कहाँ प्रवेश करती है, अंडाशय में प्रवेश करती है, जो कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, वहां पे स्टार्ट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, पुंकेसर। ठीक है, क्लियर, क्या होगा, पुंकेसर। अगला देखो, आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो डेंगू आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, फैल चुका है। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, किस जल में होते हैं। तो आपके चार ऑप्शन, एक क्या है, साफ जल, दूसरा क्या है, गंदा जल, तीसरा क्या है आपका मीठा जल, और चौथा आपका क्या है, इनमें से सभी। ठीक है, तो जो आपका आंसर क्या होगा, साफ जल, यानी कि जो डेंगू, ठीक है, जो डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं, वह ना तो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, ना तो मीठे जल में उत्पन्न होते हैं, बल्कि कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में। कहाँ पे, साफ जल में क्या होते हैं, जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। और वही क्या करते हैं, डेंगू की जो बीमारी होती है कितनी ज्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है, यानी कि जो पूरी हमारी बॉडी को एकदम क्या कर देता है, तहस नहस कर देती है, जिससे कि कितने लोगों की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर, तो आपका आंसर क्या होगा, साफ जल। अगला आपका क्या है, छठवां, कि ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आपका क्या है कि ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि जो ओजोन होती है। ठीक है, ओजोन परत तो क्या हम किससे O3 बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत तो क्या हम बोलते हैं, O3 बोलते हैं। तो जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, चार। एक है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एक्सोस्फीयर में, तीसरा आपका क्या है, आयनोस्फीयर में, और चौथा आपका क्या है, ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, कितने ऑप्शन आपके हैं, चार है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, यानी कि जो हमारी ओजोन परत होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, और अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो हमारी ओजोन परत है उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, पतली हो रही है। क्यों हो रही है, रीजन क्या होता है कि जो क्या होती है, अम्ल वर्षा। ठीक है, जो क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन के द्वारा क्या होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एसिड रेन के द्वारा क्या जमीन पे आ रहे हैं, जिससे कि जो हमारी क्या होती है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, उसकी जो भित्ति है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत कहाँ परत पाई जाती है, यानी कि कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर इतना।
ठीक है। अगला क्या है, 7वां, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो हमारा होता है, यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते। देखो, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, वहां पे क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक का क्या होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है, यानी कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, पारिस्थितिक घटक, और जो हमारा पर्यावरण हो गया, और जो जैविक घटक होता है, और क्या होता है, अजैविक घटक होता है, उनका क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक क्या है, उत्पादक, दूसरा क्या होता है, उपभोक्ता, तीसरा क्या आपका अपघटनकर्ता, और चौथा क्या आपका सूक्ष्म जीव। ठीक है, कितने आपके, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और सूक्ष्म जीव। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर चूज करना है कि जो सही, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, कौन सा होता है, उत्पादक होते। देखो, उत्पादक किसे हम बोलते हैं, पेड़ पौधे को बोलते हैं। जो क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब देखो, तो उत्पादक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी कि कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य प्रकाश के प्रकाश को, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जो हमारा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो आपका उपभोक्ता नहीं होगा, सबसे पहले ना तो अपघटन करता होगा, ना तो सूक्ष्म जीव होगा। आंसर क्या होगा आपका, उत्पादक होगा। ठीक है, तो उत्पादक होगा, फिर उत्पादक से कौन ग्रहण करता है, उपभोक्ता ग्रहण करता है। ठीक है, क्लियर इतना। देखो, 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, 8वें क्वेश्चन में आपका क्या है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि जो एटीपी होती है, क्या होती है, जो एटीपी होती है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि जो एटीपी होती है वो क्या है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, ऊर्जा का वाहक। ठीक है, क्या है आपका, ऊर्जा का वाहक, और एक क्या है, ऊर्जा का संग्राहक, तीसरा क्या है आपका, ऊर्जा का सिक्का, और चौथा क्या है, इनमें से सभी। ठीक है, क्या है इसमें, इनमें से सभी। ठीक है, कितने ऑप्शन है आपके, कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि जो एटीपी हो क्या है, तो एक क्या है, ऊर्जा का वाहक, दूसरा क्या है, ऊर्जा का संग्राहक, तीसरा क्या है, ऊर्जा का सिक्का, और चौथा क्या है, इनमें से सभी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। क्योंकि जो देखो, एटीपी क्या होती है, ठीक है, जो एटीपी होती है, एटीपी को ही क्या बोल रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का ही फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एटीपी होती है वह ऊर्जा का वाहक होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा का भी वाहक होती है। उसको ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संग्राहक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संग्राहक भी बोलते हैं। क्योंकि तो देखो, जो एटीपी होती है उसमें ढेर सारी मात्रा में क्या होती है, एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऊर्जा होती है किसमें होती है, एटीपी में होती है। ठीक है, और एटीपी कहाँ पाई जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, एटीपी कहाँ प्रेजेंट होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एटीपी के रूप में बहुत ज्यादा में मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो
तो जो एडिनोसिन यानी कि जो एटीपी होती है उसमें ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, यानी कि उसमें ढेर सारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा भी संग्रहित होती है। और क्या होता है, ऊर्जा का, ये ऊर्जा का क्या होता है, वाहक भी होता है। और क्या होता है, ऊर्जा का, इसको हम सिक्का भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, इनमें से सभी। देखो अब आपका 9वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यानी कि देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, क्या होता है आपका, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है, पेड़ पौधे में होती है। ठीक है, किसमें होती है, पेड़ पौधे में ही होती है ना कि किसमें, मानव के अंदर होती है। क्योंकि देखो जो प्लांट्स होते हैं क्या होती हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है वह क्रिया होती है। तो जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या बनता है या क्या प्राप्त होता है। तो आपके कितने ऑप्शन है, 4 है, क्या है, वसा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रोटीन, तीसरा आपका क्या है, ग्लूकोज, और चौथा आपका क्या है, प्रकाश। ठीक है, क्या आपका प्रकाश। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो आपका वसा और प्रोटीन तो आएगा नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में ही देखो। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसमें, किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो लाइट को तो प्राप्त करेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, ग्लूकोज। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की होती है। जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज के रूप यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, और बहुत सारी मात्रा में उसमें क्या होती है, एटीपी भी संचित होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एटीपी होती है, जो हमारा अभी पिछला वाला क्वेश्चन था कि जो एटीपी होता है ऊर्जा का संग्राहक होता है, ऊर्जा का वाहक होता है। ठीक है, ये सारे हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा आपका, ग्लूकोज। 10वां आपका क्या है, 10वां आपका क्या है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। यही ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में क्या होती है, पूरी वृद्धि होती है, उसको वृद्धि करने का कार्य करता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, एक क्या है आपका, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एक क्या है आपका, पीयूष ग्रंथि, दूसरा आपका क्या है, ऑटो ग्रंथि। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, यानी कि अधिवृक्क से, और चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके कितने ऑप्शन है, 4 है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, क्या जो पिट्यूटरी यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, या एक ऑटो ग्रंथि यानी कि ऑटो ग्रंथि से स्रावित होता है, या कि जो अधिवृक्क ग्रंथि। देखो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जो हमारी क्या होती है, रीनल होती है, यानी कि जो वृक्क ग्रंथि होती है, उस वृक्क ग्रंथि पे उसके आधे भाग में, ऊपरी भाग में क्या होती है, हमारी अधिवृक्क ग्रंथि प्रेजेंट होती है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है किससे होता है, आपका जो आंसर होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, किससे होगा, पीयूष ग्रंथि से। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन स्रावित हो रहा है वो कुछ किससे हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, आए समझ में। तो जितने भी आपके जो 10 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है।